अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए हमारे परवरदिगार, हमारा सीना खोल दे और हम पर इस बायो के इल्म को आसान फरमा। हमारी जुबान और हमारे हाथ की रुकावट खोल दे ताकि ये एग्जामिनर्स वगैरह हमारी बातें ठीक ठीक समझ सकें। लो बच्चों, आपके सर अफजल हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। क्लास सेकेंड ईयर का नया चैप्टर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है जी चैप्टर नंबर 26, जिसका नेम है सम मेजर इकोसिस्टम्स। और इस चैप्टर के लेक्चर 1 के साथ मैं हाजिर हूं बेटा, जिसमें आपको पता है कि लेक्चर 1 में हम ज्यादातर इंट्रोडक्शन ही करते हैं। तो जनाब, चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम्स, लेक्चर 1। इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे जो पिछला चैप्टर जो अभी अभी हमने खत्म किया है, यू हैव लर्नड अबाउट द इकोसिस्टम्स। वो बेटा इकोसिस्टम्स के बारे में था कि इकोसिस्टम्स माहौल के निज़ाम किस तरह चलते हैं। कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हम पानी का इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे, पानी के इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के हम लोग उनके टाइप्स डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, और हम लोग उनके एबायोटिक फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे और बायोटिक को भी, कि इनकी फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, टेम्परेचर और सॉइल लाइट की रेशो वगैरह वगैरह हम लोग ये चीज़ें स्टडी करेंगे। और साथ ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो बच्चों, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेदर के बारे में पढ़ेंगे, इन इकोसिस्टम्स के। लाइफ ऑन अर्थ, स्पेशली ऑन लैंड, is affected by both weather and climate। बेटा जी, फिर ना कहना कि खबर ना हुई, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा भाई, अब अगर मैं अपनी मिसेस के साथ अगर मैं सैर पर जाने यानी चलो एक दफा हम लोग सैर पर जा रहे थे, तो मेरी मिसेस ने कहा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भाई हम नारायण कगान की तरफ जा रहे हैं। तो मिसेस ने पूछा वहां का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट का जो वर्ड है बेटा वो ईयर टू ईयर, साल हा साल, सेंचुरी टू सेंचुरी, सदियों से जो एक एक एवरेज जो निकलेगी, वेदर की जो एवरेज निकलेगी, मैंने उनको कह दिया भाई वहां का क्लाइमेट ठंडा है। जबकि जब हम वहां पहुंचे तो वहां अच्छी खासी गर्मी थी। वहां अच्छी खासी क्या थी बेटा? गर्मी थी। तो मेरी मिसेस ने कहा कि यहाँ तो बड़ी जबरदस्त गर्मी है, आप तो कह रहे थे ठंडा है। तो मैंने उन्हें बोला कि अल्लाह की बंदी, मैंने तुम्हें क्लाइमेट बताया था, तुमने मुझे क्लाइमेट का पूछा था। तो क्लाइमेट तो किसी जगह का ईयर टू ईयर या सेंचुरी टू सेंचुरी की एवरेज होती है। तुमने मुझसे वेदर पूछना था ना। कहने लगी वेदर क्या है? मैंने कहा वेदर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या क्लाउड कवर या विंड या प्रेसिपिटेशन कहते बेटा बारिश वगैरह को, ओवर द पीरियड्स ऑफ आवर्स और डेज।
तुमने मुझसे पूछना था कि ये जो दिन हम वहां मनाने जा रहे हैं, जो दिन या जो घंटे हमने वहां स्पेंड करने हैं, वहां हवा चल रही होगी क्या? अफजल वहां बादल होंगे क्या? वहां नमी होगी? वहां का टेम्परेचर क्या चल रहा है? वहां का उन दिनों का टेम्परेचर क्या चल रहा है? उन दिनों का की कंडीशंस क्या है? तो बेटा अगर आप कंडीशंस दिनों की या हफ्तों की मालूम कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड वेदर, दैट विल बी कॉल्ड वेदर। लेकिन अगर आप साल हा साल वहां का एक एवरेज निकालो तो एवरेज को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? क्लाइमेट। तो जी हाँ, नारायण का गान का क्लाइमेट तो ठंडा है, लेकिन जिन दिनों हम गए हुए थे उन दिनों का वेदर गर्म था, उन दिनों का वेदर गर्म था। तो वेदर क्या है? वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड, हवा एंड प्रेसिपिटेशन, दैट इज बारिश या ओले वगैरह जो भी है, ओवर द पीरियड्स ऑफ आवर्स और डेज। ये घंटों की बात हो रही है, ये दिनों की बात हो रही है। जबकि दूसरी जानिब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट इन कॉन्ट्रास्ट refers to cover overall patterns of the weather that prevail from year to year, even century to century in a particular region, even century to century in a particular region. G, तो refers to overall patterns of weather that, वो वेदर जो प्रिवेल किए हुए फ्रॉम साला साल, जो एवरेज जो आपने निकाली हुई कि अमूमन ठंडा है। वो अलग बात है कि जिन दिनों हमारा विजिट था वो जगह गर्म थी, वो जगह गर्म थी। और अब हम पढ़ने लगे हैं एक्वाटिक और हाइड्रोस्फीयरिक इकोसिस्टम। उत्तर एक्वा मीन्स वाटर, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, एंड द वर्ड स्फीयर मीन्स जगह, द वर्ड स्फीयर मीन्स जगह, वो जगह जहां हवा हो, वो जगह जहां हवा हो। एटमॉस्फियर, एटमॉ का मतलब हवा, स्फीयर का मतलब जगह, वो जगह जहां जानदार आबाद हो, बायोस्फीयर, वो जगह जहां सॉइल हो, मट्टी हो, लिथोस्फीयर, तो वो जगह जहां पानी हो, दैट इज हाइड्रोस्फीयरिक। पानी वाली जगह में माहौलियाती निजाम, इको माहौल, सिस्टम निजाम। और इकोसिस्टम में क्या होता है कि जानदार जानदार पर डिपेंडेंट है और जानदार बेजान चीजों पर भी डिपेंडेंट है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं जनाब हाइड्रोस्फीयरिक इकोसिस्टम के बारे में, पानी वाले इकोसिस्टम्स के बारे में। बड़ा मजेदार चैप्टर है, जहां कोई एमसीक्यू आएगा मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, और जहां कहीं कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। डन? मैं वो नहीं हूं जो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ले जनाब, हाइड्रोस्फीयरिक इकोसिस्टम, हाइड्रोस्फीयरिक इकोसिस्टम बेटा ये पानी का इकोसिस्टम है। तो अगर कोई पूछे कि डिफाइन हाइड्रोस्फीयरिक इकोसिस्टम, तो मेरी बेटियों ने ये डेफिनेशन लिखनी है कि सिस्टम एक ऐसा निजाम जो कि पानी के अंदर है, जो कि पानी के अंदर है, वियर लिविंग एंड नॉन, मैंने कहा था ना जानदार जानदारों पर और जानदार बेजान चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स। तो बच्चों, सिस्टम इन वाटर where living and non-living components, that is biotic and abiotic components, exchange materials, and then transfer of energy
also takes place within the water. अब एक्सचेंज मटेरियल्स बेटा ये न्यूट्रिएंट साइकिल है कि अगर सॉइल से मटेरियल्स लिए तो सॉइल से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स से वापस डीकंपोजर्स ने किसको दे देना, सॉइल को या वाटर को. तो मटेरियल्स एक्सचेंज हो गए. उसके बाद प्रोड्यूसर्स एनर्जी, सन की एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को प्रोड्यूसर्स लेंगे, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी. मुआमलात चलेंगे. एक इकोसिस्टम बना हुआ है. तो सिस्टम इनसाइड वाटर where living and non-living components exchange, where living and non-living components exchange materials and transfer of energy also takes place in water. Also takes place in water. Also takes place in water. Janab, beta, very important MCQ. सॉल्ट वाटर, जिसे आप ओशन कहते हो या जिसे आप समंदर कहते हो, दैट इज सी, ये पुत्र लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ बनाता है और अर्थ की सरफेस का 71% कवर करता है. अगर हम अर्थ की सरफेस का 71% देखें तो इट इज कवर्ड विद ocean, it is covered with sea. It is covered with what? Sea. Done? जबकि फ्रेश वाटर होता है बेटा मीठा पानी, जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो. इस पानी को हम पी भी सकते हैं. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स इन कंट्रास्ट से मुराद उसके उलट में ओनली एंड ओनली लेस देन 1% है. ओनली एंड ओनली लेस देन 1% है. द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लैंड सम. ला जी, अब हम पानी की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम जिन कॉमन फीचर्स पर बात करेंगे, वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है. वो सॉल्ट वाटर के भी हैं, वो सॉल्ट वाटर के भी हैं और वो फ्रेश वाटर दोनों के ही हैं. The unique properties of the water lend some common features to aquatic system, ecosystem. लें जी, अब वो क्या है, हम अब एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ने लगे हैं. दोनों मैरीन एंड फ्रेश वाटर, दोनों इकोसिस्टम्स के हम क्या पढ़ने लगे, एबायोटिक फैक्टर्स. तो आइए जरा टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं. पुत्र जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. हीट एब्जॉर्ब करी जाना, हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब करते रहना विद मिनिमम राइज इन टेम्परेचर. हीट को एब्जॉर्ब करना विद मिनिमम राइज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. वाटर की हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, 1 कैलोरी है. तो वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर वेरी स्लोली एज कंपेयर टू द एयर. तो हवा में फौरन गर्मी, फौरन सर्दी. ये अभी बादल आ जाए तो सर्दी, अभी बादल खत्म हो जाए, सूरज चमके तो गर्मी. लेकिन पानी में ऐसा नहीं है बेटा. पानी पूरे दिन की वजह से सूरज की गर्मी से आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा और अभी गर्म हो ही रहा होगा कि एकदम रात पड़ जाएगी तो पानी फिर दोबारा ठंडा होना शुरू हो जाएगा. तो मेरे बच्चों, पानी में कोई इतनी खास टेम्परेचर चेंजेस नहीं आती और हवा के मुकाबले में तो इसमें बिल्कुल भी कोई खास चेंजेस नहीं आती. वाटर चेंजेस its temperature very slower than air. So temperature in ecosystem is more moderate.
तो बेटा टेम्परेचर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत दरमियाने दर्जे का है, बड़ा मॉडरेट है टू सपोर्ट लाइफ। तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स कोई सडन थर्मल चेंजेस फेस नहीं करते, ये सडन थर्मल चेंजेस को फेस नहीं करते। नेक्स्ट आया मेरा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि लाइट पानियों के अंदर कहां तक पहुंचती है। लाइट, क्योंकि हवा में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो लाइट की प्रॉब्लम ही कोई नहीं, सारा दिन सूरज निकलता रहता है, निकला हुआ होता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि समंदर के अंदर कितनी डेप्थ तक लाइट जाती है अगर सूरज निकला हुआ हो तो। ऑल दो वाटर में अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, कहता चाहे पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिखे, it absorbs considerable amount of energy, light energy that sustains life। बेटा एक तो पानी ट्रांसपेरेंट है और उसके बाद हमें ट्रांसपेरेंट दिखता भी है, और हर ट्रांसपेरेंट चीज अपने अंदर से लाइट गुजरने देती है। हर ट्रांसपेरेंट चीज अपने अंदर से लाइट गुजरने देती है मेरा बच्चा, अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती है। तो जी हाँ, ऑल दो वाटर में अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और हाँ इट एब्जॉर्ब्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफी हद तक अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को पानी अपने अंदर ले भी जाता है, जो लाइफ बरकरार रखने के लिए, सस्टेन्स का मतलब बरकरार रखना, जो जिंदगी के बरकरार रहने के लिए वो लाइट काफी है। पुत्र इवन इन द क्लियरेस्ट वाटर, अच्छा पानी गंदा और साफ इस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर पानी गंदा है, अंदर कुछ बहुत ज्यादा डस्ट है या अंदर मिट्टी है, बड़ी गंदला पानी है, तो जाहिर सी बात है उसमें लाइट कम जाएगी, क्योंकि लाइट रेज को ब्लॉक करेगी सैंड पार्टिकल्स। लेकिन पुत्र इवन इन द क्लियरेस्ट वाटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस रैपिडली विद द डेप्थ। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत में कमी आती जाएगी। सो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, अल्लाहु अकबर। At the depth of 600 feet or more, a little light is left to power photosynthesis। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ था जनाब। तो मैं चाहूंगा कि हम इसको कलर दे दें, और ये ले जी, हमने इसको कलर दे दिया कि 600 फीट या इससे ज्यादा लाइट इस काबिल नहीं रहती कि वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करे। अगली हेडिंग आई जी न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी, समंदर के अंदर जो सैंड है, समंदर के अंदर जो नीचे जो सिल्ट है, जो अंदर की जो मट्टी है, क्या उस मट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं? The nutrients in the ecosystem tend to be concentrated near the bottom sediments। जी हाँ, उस मट्टी के अंदर और नीचे नीचे वो सतह, यानी उसका जो बॉटम है, उसके बॉटम पर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं रे बाबा। विच न्यूट्रिएंट्स लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा बेटा ज्यादा गहराई में अगर आप चले गए तो वहां लाइट लेवल्स बड़े कम होंगे, और जब लाइट लेवल्स कम होंगे तो लिहाजा ज्यादा डेप्थ में पौधे नहीं होते, क्योंकि उन्हें डेप्थ में एक तो एंकरेज की प्रॉब्लम होती है, अपनी डेंसिटी की वजह से वो नीचे एक तो एंकर नहीं हो पाते, वो उखड़ जाएंगे।
और अगर चलें किसी तरीके से, अगर वो अपने आप को एंकर कर भी ले तो डेप्थ तक वो रोशनी नहीं पहुंचेगी, वो जो लाइट है वो नहीं पहुंचेगी। लेकिन जहां तक आप न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स सी शोर के करीब करीब होते हैं। फिर बेटा जिंदा रहने के लिए पानी बड़ा जरूरी है, तो डी हेडिंग आई, चौथी हेडिंग, एबंडेंट वाटर विद एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अखा खुला पानी दस्तयाब है बेटा, वो तो एनवायरमेंट ही एक्वाटिक है, एनवायरमेंट ही एक्वाटिक है, तो पानी तो खुला दस्तयाब है। तो वाटर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ एंड इट इज अवेलेबल एबंडेंटली, वो तो काफी ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम टू सपोर्ट लाइफ। ले जनाब, नेक्स्ट आया, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हम जरा इसको ठीक कर लें। ओके, द मेजर फैक्टर्स that determine the quantity, the major factors that determine the quantity। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा सर, मैं ना अभी जरा पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बाद में कर, जी जी मैं समझ गया जी, चलें जी, ओके जी मेरे बच्चों। ओ मैंने शायद रिकॉर्डिंग पॉज करनी थी, वो पॉज ही नहीं है मेरे से। चलो खैर है, आ जाती भाई फोन कॉल, अब बंदा क्या करे। The major factors that determine the quantity and type of life in aquatic ecosystems are energy and nutrient। अब बच्चों जो मेजर फैक्टर्स है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उन मेजर तरीन फैक्टर्स में दो ही फैक्टर्स मेजर थे, और वो थी लाइट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले प्रोड्यूसर्स बनेंगे, फिर प्रोड्यूसर से प्राइमरी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर्स, और लाइट के बारे में हमने बात कर ली है। इसके अलावा appropriate temperature is present in the ecosystem to carry out all metabolic processes, और टेम्परेचर भी इतना मॉडरेट होता है कि that can support life, that can support life। बच्चों अब आपकी किताब में हेडिंग है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। बेटा प्रोडक्टिविटी से मुराद फोटोसिंथेसिस, कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है। फूड की प्रोडक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस किस हद तक हो रही है, इसको हमने इस छोटे से पैराग्राफ में डिस्कस करना है कि प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस किस लेवल पर हो रही है ऑफ इकोसिस्टम। The productivity can be indicated by consumption of carbon dioxide, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी तो उसको फिक्स किया जाएगा ना ग्लूकोज में, और इन रिटर्न क्या इवॉल्व की जाएगी ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जनाब उसने प्रोडक्टिविटी को बता दिया कि प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना, उसकी ग्लूकोज बनाना, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। The productivity of aquatic ecosystem is basically determined by light and nutrients। जो प्रोडक्टिविटी एक्वाटिक इकोसिस्टम की है वो तो डिपेंड करती है कि लाइट कितनी मिल रही है अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को, और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को कितने न्यूट्रिएंट्स मुहैया है। अब जनाब लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी,
लाइट की शिद्दत और लाइट की जो क्वालिटी है, मतलब बैड लाइट है कि गुड लाइट है। यानी पता ना आपको बेटा, ब्लू और रेड वगैरह कलर्स होते हैं, तो हमने पढ़ा भी हुआ है कि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, दे इफेक्ट डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। तो जब हम वेवलेंथ्स की बात करेंगे लाइट के 7 कलर्स की, तो वो आ जाएगा क्वालिटी के जिम्रे में। अब एक घटिया क्वालिटी की लाइट होती है, वो फार रेड कलर की लाइट होती है, जो रेड से अगली वेवलेंथ है। तो अगर तो वो वाली लाइट है तो क्वालिटी है, तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होनी। तो पुत्र, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की क्वालिटी वेरी करती है, चेंज करती है विद द वाटर डेप्थ, पानी की गहराई पर डिपेंड करती है। सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज विद लाइट, लिहाजा प्रोडक्टिविटी भी चेंज होगी, उसमें भी वेरिएशन आएगी लाइट के हवाले से। The amount of nutrients also change with the seasons. कभी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा तो कभी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन साल हा साल या महीना दर महीना डिपेंड करता है कि कभी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाए तो कभी कम हो जाए। प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम जोन टू जोन। बच्चों, मुख्तलिफ जोन्स हैं बेटा वाटर बॉडीज के। अब जैसे अगर आप कोई लेक ले लो, तो लेक का एक जोन बनेगा जो शोर के साथ साथ होगा, मतलब लेक के जो बैंक जिसको आप कहते हो, जहां पर आप खड़े हो सकते हो फिशिंग करने के लिए, उसका किनारा, तो किनारे का जोन अलग है। आगे जब वो लेक गहरा हो जाएगा तो उसके ऊपर वाला एरिया अलग है और डीप एरिया अलग है। तो हम लेक्स को या दूसरे पानियों को कम से कम 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जोन होगा किनारे के करीब करीब, तो दूसरा जोन होगा गहरे पानी का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर लाइट इजीली आती है, और एक होगा गहरे पानी का अंदर डीप वाला हिस्सा जो कि बॉटम के ऊपर होगा। तो जोन टू जोन प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंस आता है उसमें, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्टिविटी वो किनारे वाले जगह पर ज्यादा होती है जहां पानी कम और मट्टी आपको नजर भी आ रही हो। तो पुत्र, एक्वाटिक एनवायरमेंट can easily be classified into fresh water and marine salty water. ले जनाब, आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर इतना ही था, क्योंकि अगर मैं इससे आगे चलता तो लेक्चर आपका फिर मुझे वाइंड अप करने में प्रॉब्लम होना था। लेकिन आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो कल अब इंशाल्लाह ताला हम लोग लेक के इकोसिस्टम पर बात करेंगे कि एक लेक को हम कितने जोन्स में तोड़ते हैं, और एक लेक के उन जोन्स में प्रोडक्टिविटी या कौन कौन से जानवर, कौन कौन से पौधे या कौन कौन से प्रोटिस्ट या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। डन बेटा? तो इंशाल्लाह बात होगी लेक्चर नंबर 2 में।